मेरे मन में आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हो आप। चलो आज कोई क्वेश्चन मेरे मन में नहीं चल रहा है, क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। पिछले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, उसके आज क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, मजा आने वाला है। चलिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चैनल की तरफ से। चलिए शुरुआत। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर लगने वाले टोटल फोर्सेस जीरो होते हैं। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो बिल्कुल मैं जीरो लेवल से लेके चलता हूं आपको। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी रखी हुई है, एम मास है इसका, और ये फिलहाल रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है वो, तो इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो जीरो है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने क्या कहा था कि आप एक काम करिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इक्विलिब्रियम में है, mg नीचे की तरफ उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो आगे की तरफ फोर्स खींचने वाला, पीछे की तरफ खींचने वाला फोर्स आपस में इक्वल होंगे। अब ना आगे है सर ना पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स आपस में इक्वल होंगे। तो n इक्वल्स टू में mg। यहां से हमें पता चल गया कि इस बॉडी को इस सरफेस से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस बार हम दो ब्लॉक ले लेते हैं और मान लीजिए इस ब्लॉक को 2m और इस ब्लॉक को m। एक का मास ले लिया मैंने 2m और दूसरे का मास ले लिया है m। अब उसने मेरे से कहा कि एक तो सरफेस से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन बताओ। ये नीचे सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है इसको तो वो बताना है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस। तो एक तो ये फाइंड करना है। दूसरा, इन दोनों के बीच में भाई m जो ये मास है ऊपर रखा हुआ और 2m नीचे रखा हुआ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो ये आपस में कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। ये कांटेक्ट फोर्स भी निकालना है, कांटेक्ट फोर्स। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ये नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स। तो हमें क्या करना होगा, हमें तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फिलहाल ये उसने कहा है कि रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है मतलब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, जिसने ना देखा वो सेकंड लेक्चर में जाके देख सकता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका, इनको थोड़ा सा एक दूसरे से दूर करके रखिए, थोड़ा सा ये आपस में यहाँ पे टच है, इनको थोड़ा सा दूर किया और यहाँ पे लगा दिया। चलो ठीक है, ये m मास है, इसका वेट नीचे की तरफ mg और ये दोनों mg में यहां से लगा देता हूं, mg वेट नीचे की तरफ हो गया इसका। अब ये दोनों यहां पे इस सरफेस पे टच थे, ये वाली सरफेस दोनों पे टच है। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो मैंने बताया था इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स है। नीचे वाला ब्लॉक इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है n, तो ऊपर वाला नीचे की तरफ हमेशा उतना ही लगाएगा n। एक्शन और रिएक्शन में लगता है, मतलब जितना नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी पे लगाएगी, ऊपर वाली बॉडी उतना ही नीचे वाली बॉडी पे लगाएगी। कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये mg जो है अपना वेट इस पे लगाना है। नहीं, वो नहीं लगाना है आपको। हमेशा इनके बीच में जब कभी भी आपको नॉर्मल रिएक्शन लेना है, या नॉर्मल रिएक्शन कह लो या कांटेक्ट फोर्स कह लो, वो नॉर्मल रिएक्शन ही है, तो कांटेक्ट फोर्स लेना है तो उनका कांटेक्ट हटा दीजिए, हटा के थोड़ा अलग अलग बना लीजिए उनको, और फिर एक पर कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ तो दूसरे की वजह से नीचे की तरफ। अब इसका वेट नीचे की तरफ 2mg और नीचे सरफेस से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन n डैश। तो हमें n निकालना है, ये वाला n, और n डैश निकालना है। चलो एक बात बताओ, ये तो सर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स इस पे, पहले इस बॉडी पे देखता हूं, ऊपर वाली बॉडी नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg, और उसको बैलेंस किसने कर लिया, n ने, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस में है फोर्सेस, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी वाली बॉडी को देखो, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है n प्लस 2mg और इक्वल्स टू ऊपर की तरफ लगने वाला n डैश। अब पहली इक्वेशन से n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू mg के इक्वल है। इस n की वैल्यू को उठा के यहां रख दो दूसरी इक्वेशन में, तो mg
प्लस 2mg इक्वल्स टू में n डैश, तो n डैश की वैल्यू आ गई 3mg। बिल्कुल आसान, समझ में आ गया होगा आपके। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हम मान लीजिए इस तरीके से, चलो इंक्लाइंड प्लेन का एक क्वेश्चन कराता हूं। थीटा एंगल का ये इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और उसको एक रस्सी से यहां कोने से बांध रखा है, रस्सी से बांध रखा है कोने से। फिलहाल इक्विलिब्रियम है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। तो रस्सी में टेंशन बतानी है, रस्सी की टेंशन को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसको उठा के यहां रख लेता हूं। क्या करना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में? बिल्कुल जोकर तो रखना पड़ेगा, ऐसे मत करना कि इसको उठा के यहां रखो तो सीधा कर दो ना, उसी एंगल पे रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब ये रस्सी को यहां से कट किया और इस तरीके से एरो लगा दिए, ये यहां से उठाकर मैं यहां ले आया, तो रस्सी है ये और इसमें टेंशन है T, इसका वेट mg, ठीक है। अब थीटा आप ये याद रखा करो कि ये जब mg यहां पे लगेगा mg, तो ये एंगल थीटा होता है प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस। मैंने वहां पे भी बताया था, यहां पे भी चलो बता देता हूं कि प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये वाली, इसके साथ और mg के साथ, ये बीच में जो एंगल होता है ये थीटा होता है, अगर प्लेन का एंगल थीटा, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है तो, ठीक है। अब ये कैसे है मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम। वो ऐसे है कि कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन खींच लो, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन खींच लो, तो इनके बीच का एंगल थीटा ही होगा। इसके परपेंडिकुलर तो ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा। अब यही तो हो रहा है यहाँ, इस लाइन के परपेंडिकुलर तो ये लाइन हो गई और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई, दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो mg कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। अब एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन भी तो है? हाँ नॉर्मल रिएक्शन तो जरूर लगेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है हमेशा, तो ये है सरफेस, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। अब तो सर इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो इधर की तरफ फोर्स, अब ये सर डायरेक्शन कौन सी है? x मान लो, कोई बात नहीं, इसके परपेंडिकुलर y मान लेंगे, तो ये डायरेक्शन, इसमें फोर्स t सर, तो इधर की तरफ खींचने वाला t और इधर की तरफ रोकने वाला mg sin थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये t mg sin थीटा को कैंसिल कर लेंगे। अब परपेंडिकुलरली ना ये इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो n इक्वल्स टू में नीचे की तरफ mg cos थीटा। अब हमसे पूछा था टेंशन कितनी, आंसर यहीं पे आ गया था mg sin थीटा। अगर पूछ लेता नॉर्मल रिएक्शन भी कितनी है, तो आंसर ये भी आपका हो जाता। बिल्कुल आसान, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तो जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो हमें क्या करना है, x की डायरेक्शन वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका समीशन जीरो कर देना, वेक्टर सम जीरो कर देना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इधर से खींचने वाला फोर्स इक्वल्स टू इधर से खींचने वाला फोर्स, अगर इक्विलिब्रियम में है तो, ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जैसे दो बच्चे हैं, एक इधर से रस्सी पकड़ के खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, दोनों में इक्वल फोर्स, बराबर ताकत है, तो क्या करेंगे, न रस्सी इधर जाएगी ना इधर जाएगी। और लेकिन एक तरफ एक हल्का फुल्का बच्चा है और एक तरफ हैवी, तो क्या करेगा वो, उसको खींच लेगा अपनी तरफ, तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। चलिए जरा आगे क्वेश्चंस देखते हैं, एक और क्वेश्चन को लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का है कि दो ब्लॉक्स हैं आपके पास, एक का मास 2m और एक का 3m दिया है, और उस पर एक फोर्स इधर से हमने लगाया F, ठीक है, और इधर से एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, और ये इस तरह से लगाया कि ये जो एंगल बन रहा है ये 37 का एंगल बन रहा है, 37 डिग्री का, ठीक है। अब उसने बोला कि 50 न्यूटन का ये फोर्स लगाने की वजह से और F फोर्स लगाने की वजह से, बाकी इनका जो वेट है वो तो है ही, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम मतलब दोनों जो ये ब्लॉक्स हैं इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड
वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। कर देंगे भाई, कर देंगे। कैसे? चलो सॉल्यूशन देखते हैं। एफ के साथ साथ और भी 2-3 वैल्यू फाइंड कर देंगे जो नहीं है इसमें, मतलब दे नहीं रखी है। चलो बताता हूं कैसे। एक काम करो ना, क्या मैं इस 50 न्यूटन के, ये इस तरफ लगा हुआ है, इस 50 न्यूटन के 2 कंपोनेंट नहीं कर सकता, एक तो इधर और एक इस डायरेक्शन में। ये जो इधर वाला कंपोनेंट है ये तो हो जाएगा 50 और एंगल के यहां सामने वाला है ये तो साइन 37, ये तो 50 साइन 37 हो गया, और ये 50 cos 37। बोलो ये हो जाएगा, एंगल के नीचे वाला हमेशा cos होगा। अब ये नीचे की तरफ लग रहा है। बाकी अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ना अलग अलग नहीं बनाऊंगा, बार बार उसी फिगर में बनाऊंगा, जिससे आपको भी आदत पड़े उसी फिगर में बनाना। यहां पे नीचे की तरफ इसका वेट 3 mg और इसका वेट 2 mg, इसको मिलने वाली नॉर्मल रिएक्शन N1 और इसको मिलने वाली नॉर्मल रिएक्शन N2। ठीक है ना? थोड़ा अनक्लियर है तो ध्यान से देख लेना मैंने क्या क्या बोला है, अपनी कॉपी पर बना लेना इसको। ठीक, चलो अब हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो सिस्टम आगे जा रहा ना सिस्टम पीछे जा रहा, ना ऊपर ना नीचे, इक्विलिब्रियम में है। तो एक्स एक्सिस वाले फोर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में कौन है? इधर से जाने वाला एफ है सर, एफ को एक तरफ लिख लेता हूं, और कोई इधर से जाने वाला नहीं सर। इधर से आने वाला कौन है? इधर से आने वाला सर 50 sin 37 है। 50 sin 37 देख लो, ये है बस, ये और कोई है? नहीं, ये भी ऐसे लग रहे हैं, ये भी ऐसे लग रहे हैं, और ये वाला भी ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ। तो ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है, वो है 50 sin 37, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स है केवल F। तो F ने 50 sin 37 को कैंसिल कर दिया, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। बिल्कुल सर, F की वैल्यू आ तो गई, और क्या चाहिए था? हाँ सर, 37 की वैल्यू, sin 37 की वैल्यू। तो sin 37 की वैल्यू जिन बच्चों को नहीं आती है वो यहां से एक चीज याद रखेंगे, एक ट्राइंगल बनाओ, उसका ये वाला एंगल मान लो 37 है, तो 37 के सामने वाली साइड 3 लेंथ और 37 के नीचे वाली 4, और ये जो डायगोनल होता है ये 5 होता है। अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो sin 37 की वैल्यू। तो sin 37 की वैल्यू कितनी हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 3/5। इसी तरीके से आप cos 37 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। cos 37 कितना हो गया? तो cos 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5। इसी तरीके से आप tan 37 भी निकाल सकते हो, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। तो ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं, वैसे तो रट जाएंगे आपको, ये क्वेश्चंस इतने करेंगे हम, लेकिन फिर भी ये ट्राइंगल याद रखा करो। 37 में से ये जो 3 है ना, ये समझो ये 3 ये सामने आएगा, और फिर 3 के नीचे 4 आएगा और डायगोनल में 5 आएगा, बस ये याद रखना। तो 37 इस तरीके से याद कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं एफ की वैल्यू कितनी आ गई। एफ की वैल्यू आई 50 sin 37 की वैल्यू 3/5, इसको इससे कट किया 10 into 3 30 न्यूटन। एफ की वैल्यू 30 न्यूटन हमें लगानी पड़ेगी, तब जाके ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक, अब इसमें और कुछ नहीं निकाला जा सकता? हाँ सर, निकाला जा सकता है इसकी नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2 दोनों की। तो N1 चलो लगाते हैं। तो N1 कितनी आएगी? अब एक बात सुनो, ये इस पॉइंट पर इस ब्लॉक पे लगा हुआ ये फोर्स है, ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। और अगर मैं इस ब्लॉक पे लगाऊं तो देखो इस तरीके से करूंगा मैं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग निकालता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। नीचे की तरफ लग रहा है 3 mg, बिल्कुल ठीक। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1, इस पे यहां पे इस पॉइंट पे ये नीचे का कंपोनेंट, तो ये यहां कंपोनेंट काम कर रहा है नीचे की तरफ, ये वाला, और ये कितना हो गया 50 cos 37 जो नीचे की तरफ लग रहा है, और एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है आपका, और वो कितना है आपका 50 sin 37। लेकिन हमें इस तरफ वाले को नहीं लगाना, चलो लगा लो। अब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा, तो इधर से कांटेक्ट फोर्स लग रहा है F। तो इसी तरीके से इस पे भी 2m वाले पर इधर की तरफ ये कांटेक्ट फोर्स लगेगा F। F की जगह आप इसको ना n डैश ले लो, कांटेक्ट फोर्स n में अच्छा लगता है। चलो इधर की तरफ से ये फोर्स लग रहा है F, ये नीचे की तरफ इसका 2mg वेट,
और इसकी नॉर्मल रिएक्शन N2। सारे फोर्सेस हमने इस पे लगा दिए, वहां पे सारे हमने नहीं लगाए थे क्योंकि इसको अलग करके इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स भी था, वो हमने नहीं लगाया था। अब लगा दिया मैंने, अलग अलग ले लिया। अब सारे आपस में बैलेंस में है, एक्स एक्सिस वाले बैलेंस में है, वाई एक्सिस वाले बैलेंस में, बैलेंस कर लो। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ है और ये फोर्स नीचे की तरफ वाले को बैलेंस करेगा। तो N1 बैलेंस करेगा किसको? ऊपर की तरफ वाला फोर्स नीचे को बैलेंस कर। नीचे कौन कौन है? नीचे की तरफ एक तो 3mg और एक है प्लस में 50 cos 37, 50 cos 37, 3mg प्लस 50 cos 37 की वैल्यू रख लो फटाफट 4/5। इससे इसको काटा 10 40, तो ये आ जाएगा आपका 3mg प्लस 40, ये N1 की वैल्यू है भाई। यहां पे जो N की वैल्यू को देगा वो रख सकते हो आप, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। चलो अब ऐसे ही इसको निकाल लो N2। तो ये ऊपर की तरफ N2 है सर, ऊपर की तरफ ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा 2mg, 2mg ये आ जाएगा। तो N2 की वैल्यू 2mg के इक्वल आ गई। चलो सर ये N डैश कैसे निकलेगा? N डैश इस तरफ, N डैश इसको देख लो, केवल N डैश इस तरफ, N डैश और इसको बैलेंस कर लिया इसने, केवल इतने पार्ट को देखिएगा। तो N डैश इधर की तरफ है, F इधर की तरफ है, दोनों आपस में कैंसिल, खत्म। तो F की वैल्यू N डैश के इक्वल। तो F हमने अभी कैलकुलेट किया था यार, F 30 न्यूटन। तो N डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी? 30 न्यूटन। ये N ना न्यूटन वाला है, न्यूटन लिख लेता हूं, चलो मैं इसको, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो N डैश की वैल्यू 30 न्यूटन। तो इनके बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स निकाल लिया हमने, दोनों की नॉर्मल रिएक्शन निकाल ली, और ये फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम करके कर लो या एक ही जगह करके कर लो तो भी हो जाएगा वो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का ले रहा हूं। क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एक पुली है, पुली से एक फ्रेम बंधा हुआ है इस टाइप का, फ्रेम का वेट है कैपिटल N, उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसका मास है, फ्रेम का मास तो कैपिटल M और इस आदमी का मास जो अंदर खड़ा हुआ है ये है स्मॉल m। पुली थोड़ा सा छोटे बनाता हूं, छोटी बना लेता हूं ताकि आपको ये रस्सी पकड़ता हुआ नजर आए। इसने पुली के ऊपर से होकर रस्सी और वापस पकड़ रखी है, और इस तरीके से पकड़ रखी है कि ये फिलहाल बैलेंस में है, फ्रेम को पकड़ के रखा, फ्रेम से यहां कनेक्ट है रस्सी और यहां से फिर इसके हाथों में है, और ये फ्रेम के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये आयरन फ्रेम, लोहे का फ्रेम मान लो, उसके अंदर खड़ा, इस तरीके की सिचुएशन। यहां पे वो पूछ सकता है रस्सी में टेंशन कितनी होगी, टेंशन इन रोप, और क्या पूछ सकता है, और जहां पे वो खड़ा हुआ है तो उससे उसको नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिल रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से उसको कितनी मिल रही है, ये वो पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन वही का वही है, मैंने बाकी हटा दिया। चलिए इसमें मुझे बताना था कि रोप में टेंशन कितनी होगी, और ये आदमी जिस फ्रेम पर खड़ा हुआ है, फ्रेम इसको कितनी नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा उसने दिया है। जो होल फ्रेम है, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम के अंदर है। चलो करते हैं, आसान है, बिल्कुल आसान। हमें तो बस ये देखना है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम किस किस तरह बनाने हैं। तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाऊंगा मैं फ्रेम का, तो फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहां पे बना लेता हूं। मान लो ये यहीं को बना लेता हूं, चलो इधर को बना लेता हूं, थोड़ी सी जगह है। तो फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए फ्रेम बना लिया मैंने, उस पर लगने वाले जितने फोर्सेस हैं, तो इसको यहां से काटो, कट किया तो रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन लगा दी मैंने दोनों तरफ को। तो रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन जो लगाई है मैंने, जब मैंने इसको कट किया तो ये इधर आ गई, ये देख लिया आपने कैसे, देख लिया ना, ये है ये। अब यहां से, और यहां से तो कट करना जरूरी था ही, और कहीं से कट करना जरूरी है। अब इसे आदमी को हटाओ यहां से, इन दोनों के बीच में, जब ये दोनों, ये आदमी इस फ्रेम के ऊपर खड़ा हुआ है, ये बॉय इस फ्रेम के ऊपर खड़ा हुआ है, ये समझ लो,
तो ये बॉय क्या चाहता है, इसका वेट चाहता है कि वो नीचे जाए, लेकिन फ्रेम नहीं जाने दे रहा। तो मतलब ये फ्रेम पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया ना, जैसे ये है ना, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये ऊपर से जब ये इसके ऊपर खड़ा हुआ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा तो ये जो बॉय है फ्रेम पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स, उसको मैं एन कह देता हूं। तो ये फ्रेम उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ बॉय पे लगाएगा, उसको भी मैं एन कहूंगा, दोनों को एन बोलूंगा। ठीक, अब चलिए ये तो बन गया एन इसका और एन इसका, बस और कोई तो नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज रह गई, फ्रेम का वेट। फ्रेम का वेट सर कैपिटल एम जी, ये हो गया आपका। अब सब बैलेंस में है, ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स टी और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कैपिटल एम जी, फ्रेम का वेट, और नीचे की तरफ भी लग रहा है ये एन। इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट। बोलो समझ में आ गई बात? अब बनाओ इस बच्चे का फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो बच्चा खड़ा है इतनी मेहनत कर रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको कहां से कट करें, इसको रस्सी को यहां से कट कर देते हैं। ठीक, तो ये बन गया इस बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम। इसने हाथ में रस्सी को पकड़ के रखा है, रस्सी में टेंशन टी, अब पूरी एक ही रस्सी है तो टेंशन जितनी यहां है उतनी यहां होगी, टी यहां होगी, तो रस्सी में टेंशन टी। नीचे की तरफ इसका वेट स्मॉल एम जी, स्मॉल एम है इसका जो मास है, तो वेट हो गया स्मॉल एम जी, और नीचे से इसको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है ऊपर की तरफ एन। बोलो, अब ये भी बैलेंस में है सर, बैलेंस में है तो ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो एन ऊपर की तरफ प्लस टी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाले को बैलेंस कर दिया एम जी को, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो अननोन्स हैं, इतने दो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे दो अननोन्स हैं और दो ही हमारे पास इक्वेशंस है। कौन कौन सी? टी अननोन, रस्सी की टेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, और नॉर्मल रिएक्शन एन अननोन। हमेशा याद रखना, जितने अननोन होंगे ज्यादातर उतनी ही आपके पास इक्वेशन, ज्यादातर नहीं होती उतनी ही है, अगर कोई कटपिट के कम हो रहा हो वो एक बात अलग है, नहीं तो जितने अननोन उतनी इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को चलो सॉल्व कर ले। टी की वैल्यू उठा के इसमें रख लें, तो रखो n प्लस टी की जगह रख दिया कैपिटल एम जी प्लस n इक्वल्स टू स्मॉल एम जी। n प्लस n कितना हो गया 2n इक्वल्स टू, इसे उधर लेके जाइए, स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी। n की वैल्यू आ गई, g कॉमन ले लीजिए, स्मॉल m माइनस कैपिटल m और इनटू में g और अपॉन में नीचे से 2 चला गया, ये n की वैल्यू आ गई हमारी। नॉर्मल रिएक्शन आ गई बाय द ये जो आपका फ्रेम दिया हुआ था, बाय द फ्रेम। तो फ्रेम इस पे कितना लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन दे दिया, या ये फ्रेम पे कितना लगा रहा है, वो भी तो बात एक ही है, क्योंकि एक्सटर्नल रिएक्शन में लगता है हमेशा पेयर में। चलो अब मुझे निकालना है n की वैल्यू आ गई, t निकालना हो सर, ये है, तो n की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो n की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू में कैपिटल एम जी प्लस n, n की वैल्यू ये रही, स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी अपॉन में 2, ये आ गया आपका। जरा इसका एलसीएम ले लो तो 2 एम जी प्लस स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी बाई 2, ये आ चुका है कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम जी, टू कैपिटल 2 एम जी माइनस कैपिटल एम जी, तो ये हो गया कैपिटल एम जी बचा प्लस में स्मॉल एम जी अपॉन में 2। यही हमारा टेंशन हो गया रस्सी के अंदर। रस्सी के अंदर कितना टेंशन है इजीली कैलकुलेट हो गया। तो ये क्वेश्चन किसका, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्या किया, एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस उनको इक्वल कर दिया, इधर वाले फोर्स इधर के इक्वल, ऊपर वाला फोर्स नीचे के इक्वल, बस इतना सा काम करना है। तो बिल्कुल आसान है ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को करना, मतलब आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है ना। बस हमें कंपोनेंट ब्रेक करने आने चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत जरूरी चीज है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमसे आना चाहिए। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर शायद हमको ये चीज समझ में ना आए, वो बनाना बहुत जरूरी है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन को मैं यहां पे बना देता हूं, चलो यहां पे बना देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन, इस पर हमारे पास एक ब्लॉक ये लगा हुआ है, दूसरा ब्लॉक यहां पे लगा हुआ है और एक ब्लॉक पुली से होते हुए यहां पे लगा हुआ है एम मास का।
मास हमें नहीं पता, इसका मास 2 kg 2 और इसका मास 4 kg। ये एंगल जो है आपका, इसको ले लेते हैं आप 30 डिग्री, 30 डिग्री का इसका एंगल ले लेते हैं। बताना है कि ये दो रस्सी है, एक रस्सी ये है, इसमें टेंशन T1 मान लेता हूं, दूसरी रस्सी में टेंशन T2 मान लेता हूं, तो यहाँ भी T2 हो गई क्योंकि ये तो एक ही रस्सी। तो टेंशन T1 बतानी है और T2 बतानी है। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मास m के बारे में भी बताना है, m के बारे में भी बताना है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आसान सी बात। एक काम करते हैं ना, कहीं देखते हैं इसको। अगर हम ये देखें कि नीचे की तरफ इसका वेट mg, अब देखो मैं सिखाता हूं कि वहीं का वहीं डायग्राम में अलग भी ना बनाना चाहो, वहीं का वहीं अगर सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, वहीं का वहीं टाइम बचेगा। mg वेट नीचे की तरफ। एक बात बताओ, जब ये सारी चीज इक्विलिब्रियम में है तो mg बैलेंस करेगा T2 को, तो T2 कितना आ गया, mg आ गया सर। ये तो mg, हाँ बिल्कुल T2 mg ही आ जाएगा। बस इसको बाद में लिख लूंगा कि हाँ ये mg आएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन अलग है, ये ध्यान रखना, कभी इस क्वेश्चन में उलझ जाओ। ये क्वेश्चन अलग है, ये यहां से क्वेश्चन है, ठीक है। तो mg और ये T2 और यहां से इसका इधर कंपोनेंट कितना बनेगा, ये 2g sin 30 बिल्कुल बनेगा सर, इसका वेट का कंपोनेंट इधर। अब मुझे कॉस वाला जो कंपोनेंट है वो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, उसकी क्या जरूरत है, वो तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, तो उसकी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए ही। चलो इसका ऐसे ही आगे की तरफ इसका वेट होगा, आगे की तरफ ये होगा 4g sin 30 और एक कंपोनेंट ऐसे होगा, वो होगा 4g cos 30, वो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो ना, आप इसमें इनकी अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बजाय हम इन तीनों को एक ही मान लेते हैं। एक से मतलब एक ब्लॉक। इक्विलिब्रियम में तो है ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो मतलब ये इधर से खींचना चाह रहा है, वेट से अपने वेट से खींचना चाह रहा है, लेकिन इनके वेट का जो कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस कर लेता है, तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा हमारा आंसर। अलग अलग के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 3 जगह बनाने पड़ेंगे, पर टेंशन सर टेंशन भी निकाल देंगे, वो भी आ जाएगी। चलो ठीक है, तो ये इधर की तरफ इसको नेट खींचने वाला फोर्स, इधर की तरफ नीचे की तरफ खींचने वाला वो हो गया सर mg, और इधर की तरफ इसको खींचने वाला वो हो गया सर, एक तो 2g sin थीटा इसके वेट का कंपोनेंट है 2g sin 30, और एक इसके वेट का कंपोनेंट है प्लस वो भी इसी तरफ लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो वो हो गया 4g sin 30। अब sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, sin 30 की 1/2, 2 से 4 कटा तो 2 आया, ये आया g और ये आया 2g, g 2g 3g, mg जमाना तो 4g का है, चलो कोई बात नहीं, g से g कटा तो m की वैल्यू 3, तो मतलब अगर 3 kg का ब्लॉक हमारे पास होगा तो वो इसको बैलेंस में कर लेगा। इजीली हम इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना इसमें सर, अब अभी हमें टेंशन देखो, जब ब्लॉक चलते हुए नहीं है ना तो टेंशन उनमें जो होती है वो उनको बैलेंस तो करके रखती है। अगर चलते हुए होंगे, ये ब्लॉक चल रहा होता मान लो, तो नीचे का फोर्स ज्यादा होता, ऊपर का फोर्स कम होता, इक्विलिब्रियम नहीं होता उसके अंदर। लेकिन जब चल नहीं रही है तो जितना mg है उतना ही T2 है, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू mg के इक्वल आ गई, तो m into g, m की वैल्यू 3 और g की वैल्यू 10, तो 30 न्यूटन लिख लो इसको। चलो ऐसे T1 की वैल्यू T1, तो T1 इस तरफ लग रहा है या इस तरफ मान लो, इस तरफ मान लो, दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी, ऐसे भी और ऐसे भी। तो इधर से देखोगे तो इधर वाले को, और इधर से देखोगे तो इधर वाले को बैलेंस किसने किया, T1 को इस 2g sin 30 में, तो T1 को बैलेंस के अकेले, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो ना तो इसका मैं अकेले फ्री बॉडी डायग्राम निकाल देता हूं बाहर 2g वाले का। तो इधर की तरफ टेंशन T1, यहां से कट करके निकाल दिया मैंने, यहां रख दिया, और नीचे की तरफ 2g sin 30, और इसको T1 को बैलेंस किया 2g sin 30 ने, तो T1 की वैल्यू आ गई 2g sin 30। और देख लो कोई फोर्स तो नहीं है सर, ऐसे भी तो है, उनका कोई मैटर नहीं है, हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं चाहिए, वो तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के काम में आएगा, तो कोई जरूरत नहीं उसकी। तो T1 2g sin 30, sin 30 से 2 कटा, तो T1 की वैल्यू 10 आ गई। सर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये T1 निकालते तो भी यही आता, निकाल के देख लेना आप, दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के T1 निकाल लो चाहे, और चाहे इसका बना के निकाल ले। तो जिसका भी हमें फोर्स निकालना है
उससे रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, छोटा, पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम, उसके हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ना भी बनाओ तो भी काम चल जाएगा। जहां पे चल रहा है मत चलाओ ना, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, तो छोटे छोटे सिस्टम के पार्ट्स का भी फ्री बॉडी डायग्राम आप बना के कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात सारी समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए आपको और आपका रेगुलर स्टडी चलता रहे। एक और बात, पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए, पूरे नोट्स बनाइए ताकि आपको बिल्कुल कहीं पे भी रिवाइज करने में या कुछ भी करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू बच्चों।